प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, वैसे तो मेरे पास कुंडलियाँ लगभग सभी देशों से आती हैं। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, रसिया, थाईलैंड, फिजी, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया मैंने बताया, दुबई, उसके बाद इधर आप आ जाइए बैंकॉक। पहली कुंडली बैंकॉक की ही आई थी। दयानिधि वहेरा जी जो है मेरे नियमित दर्शक, उन्होंने भेजा था मुझे। बैंकॉक में ही रहते हैं, अपने बच्चों की कुंडली भेजी थी। अब आज ये मेरे पास जो कुंडली आई है, ये बुल्गारिया से आई है। बुल्गारिया में कोई जगह है RUSE करके। अब इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है भगवान जाने, पर आप चाहे दुनिया के किसी भी देश में रहते हो, अगर आपका संबंध किसी भारतीय से है और वो अगर भारतीय सच्चे अर्थ में धर्मनिष्ठ है, तो आपकी कुंडली तो एक बार ज़रूर देखना चाहेगा। और ये जिनकी कुंडली है, इनकी कुंडली मैंने कुछ दिन पहले अपने चैनल पे दिखाई थी। इन्होंने मेरे यहाँ अपॉइंटमेंट लिया था कुंडली के लिए। इन्होंने लंबा इंतज़ार भी किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और भी है कि इन्होंने ये कुंडली भेजी है। और दुनिया के आप किसी भी कोने में रहें, मगरमच्छ जो समुद्र के अंदर पड़ा है, तालाब के अंदर पड़ा है, पोखरे के अंदर पड़ा है, उसके भी जन्म के समय पे ग्रहों का कोई प्रभाव रहा होगा। एक सर्प का जो प्रभाव होता है जन्म का, उसके भी जन्म के समय पे ग्रहों का प्रभाव रहता है। कालिया नाग, उसके बाद कागभुसुंडी जी, उसके बाद गरुण जी, तो इन सब के जन्म हुए हैं। सब अपने अपने काल में जन्म लिए हैं। कोई त्रेता में, कोई द्वापर में, कोई कलयुग में, कोई सतयुग में। जीव तो सभी कालों में और युगों में रहे होंगे, और सब जीवों में ग्रहों का प्रभाव रहा है। सब युगों में ग्रह का प्रभाव रहा है। सतयुग में भी ग्रह का प्रभाव था। कहा गया ना कि हर एक युग के देवता हैं। जैसे ब्रह्मा कृत युगे देवो त्रेतायाम भगवान रवि, द्वापरो नारायण साक्षात, कलौ देवो महेश्वरः। शास्त्रकार लिखते हैं कि ब्रह्मा जी जो हैं वो सतयुग के देवता हैं। सतयुग के बाद त्रेता, जिसके देवता सूर्य नारायण है, और त्रेता के बाद द्वापर, उसमें भगवान नारायण स्वतः उसके देवता हो जाते हैं। कलौ देवो महेश्वरः, कली के देवता भगवान शिव है। चारों युगों को अगर आप ऐसे बांटे तो ऐसा दिखाई देता है। सत्व रजतम, जैसे दिन को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक, वैसे ही ये बात है। तो कहने का अर्थ क्या है कि आप चाहे दुनिया के किसी भी देश में रहते हो, आपके जन्म के समय पे ग्रह कुछ तो बने होंगे, एक जगह पे बैठे होंगे। तो उस ग्रह का प्रभाव आपके जीवन को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है, आपके नेचर को कैसे प्रभावित कर रहा है, ये हम कुंडली विश्लेषण के माध्यम से जानते हैं। और उस जातक की कुंडली दिखा करके हमें ये बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि जातक का व्यक्तित्व कैसा है और वो किस तरीके के परिवर्तन को पसंद करता है और कैसा परिवर्तन उसे नापसंद है। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय कराऊंगा, फिर जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों का अवलोकन करेंगे और अंतिम में कुंडली के फलादेश पर विचार करेंगे। सबसे पहले जातक का जन्म होता है, जातिका का जन्म होता है वैशाख माह, उत्तरायण, वसंत ऋतु, दिन गुरुवार, कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, विशाखा नक्षत्र। जरा ध्यान से समझे। तो जन्म होता है वैशाख माह में। ऐसे लोग देखने में बड़े सुंदर होते हैं, और एक अच्छी बात ये होती है कि वो जिस चीज़ को पकड़ लेते हैं उसको त्यागने की इच्छा उनकी नहीं होती। मतलब वो गहराई से किसी भी विषय को पकड़ने वाले होते हैं। वसंत ऋतु में जन्म होने से प्रेम को पारखी दृष्टिकोण से समझने वाले, बहुत ही नज़दीक से, बहुत कोमलता से प्रेम को पकड़ने वाले होते हैं, बहुत प्रेम को स्वीकार करने वाले होते हैं। गुरुवार को जन्मे हैं, और गुरु इस कुंडली के लिए बनते हैं अष्टम के साथ साथ एकादशवें के अधिपति, द्वितीय भाव में लाभेश होकर के बैठे हैं। लग्न को लग गया है शुभकर्त्री। ये दुनिया की या ज्योतिष की सबसे अच्छी बातों में से एक हो जाती है कि लग्न को शुभकर्त्री लग जाए। ये आपको बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं में कभी भी घिरने या बहुत बड़ी समस्याओं से आपको बचा लेता है, ऐसे जैसे कि छतरी पानी से बचाती है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है। गुरुवार को जन्मे हैं, वार के अधिपति द्वितीय भाव में बैठे हैं, धन के अधिपति होते हैं, धन के कारक होते हैं, धन के स्वामित्व धन का गुरु के पास होता है, वाणी का, सुख का, संतान का, सबका। तो गुरु इनकी कुंडली में बढ़िया बैठे हैं।
उसके बाद जन्म होता है विशाखा। अगर बात बन पड़े तो विशाखा नक्षत्र वस्तुतः द्विशाखा, 2 शाखाएं हैं, इंद्र और अग्नि इनके देवता हैं, एक तरफ इंद्र और एक शाखा के अग्नि। इस वजह से जो लोग विशाखा नक्षत्र में जन्मे हों उनको ओम इंद्राग्निभ्याम नमः, एक बार फिर से बोल देता हूं, ओम इंद्राग्निभ्याम नमः, इस मंत्र का जब प्रत्येक दिन कम से कम 108 बार जपना चाहिए। और अगर बन पड़े तो चिरचीटे की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए, जिसे आपा मार्ग भी बोलते हैं। वज्र योग ये बहुत अच्छा है। वज्र योग में जन्मा जातक निर्णय लेने में कठोरता भी बरत देता है। मतलब वो उसको जहाँ पे ऐसा लगेगा कि मुझे मजबूत निर्णय लेना है तो बिल्कुल रिस्क लेकर के आगे बढ़ जाता है। उसके बाद शूद्र वर्ण और राक्षस गण है, जिसमें व्यक्ति प्रेम को प्राथमिकता देता है, फैशनेबल होता है, मांसाहार करने वाला होता है, ज्ञानी लोगों से मैत्री करने वाला, और जो विवाह होगा, जो दाम्पत्य होगा, वो बड़ा ही अच्छे नेचर के व्यक्ति से होता है। और मैं यहाँ पे ये बात कह देता हूँ तो कुंडली को एक अच्छा नेचर ऐसे ही मिल रहा है क्योंकि केंद्र में स्थिर राशियां बनी हैं और लग्नेश देखिए 10वें स्थान में बैठे हैं, जो व्यक्ति को स्वाभिमानी, महत्वाकांक्षी और प्रतियोगिता में रहने वाला प्रतियोगी बना देते हैं। साथ ही साथ व्यक्ति जो होता है वो प्रैक्टिकल बिहेवियर के साथ आगे बढ़ने वाला भी होता है। अब आइए शुरू करते हैं। इनकी कुंडली में बैठे ग्रह कौन कौन से कहाँ बैठे हैं इसका। तो वृष लग्न की कुंडली बनी है। इस कुंडली के लिए लग्नेश होते हैं शुक्रदेव और 6वें भाव के भी स्वामी होते हैं। पंचम भाव के साथ साथ धन भाव के स्वामी होते हैं बुधदेव, वो जन्म कुंडली में 12वें भाव में बैठे हैं। उसके बाद लग्न के अधिपति और 6वें भाव के स्वामी होकर के 10वें स्थान में, ये बहुत अच्छी बात है। तृतीय भाव के स्वामी होते हैं चंद्रमा, वो जाकर के जन्म कुंडली में कहाँ बैठे हैं, अपने भाव से 4 घर आगे। ये शुभ प्रभाव होगा जो व्यक्ति को साहसी बनाएगा। चतुर्थ स्थान के स्वामी होते हैं सूर्यदेव, 11वें भाव में मित्र की राशि में, तात्कालिक मैत्री में मित्रता का भाव, अति विशिष्ट कारक, शनि से दृष्ट और केतु से दृष्ट। इस वजह से सूर्य की दशा में थोड़ा बहुत मानसिक तनाव रहेगा। व्यक्ति जो कुछ भी प्राप्त करना चाहेगा उसमें थोड़ी बहुत घर्षण, आलस्य या कभी कभी कुंठा की जागृति होगी। पंचम स्थान के साथ साथ द्वितीय के अधिपति होते हैं बुधदेव, जन्म कुंडली में बैठे हैं 12वें भाव में। इस वजह से कई बार व्यक्ति को प्रेम वहाँ से नहीं मिलता है जहाँ से मिलना चाहिए, और जहाँ आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं वहाँ से ज़्यादा मिल जाता है। पढ़ाई कुछ और करे, नौकरी कहीं और करे, इस तरीके की स्थिति भी ये पंचमेश देते हैं। कई बार अंक भी थोड़ा कम सा मिलता है। विदेशी प्रभाव या कई देशों का प्रभाव, कई देशों की भाषाओं को जानना, ये भी एक प्रभाव होता है। सप्तम भाव के साथ साथ 12वें भाव के स्वामी होकर के वृष लग्न की कुंडली के लिए मंगलदेव मारक होते हैं। चूंकि इनके ऊपर राहु और शनि दोनों का प्रभाव है, किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। भाग्य भाव में बैठे हैं और शनि और राहु के संपर्क में होने के कारण शनि, राहु, केतु और मंगल की दशा इस कुंडली में सामान्यतया मारक काम करेगी। द्वितीय भाव में गुरु भी मारक का काम करेंगे। और जन्म कुंडली में जरा ध्यान से देखें तो उनके ऊपर किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, पर द्वितीय भाव में गुरु, उसके बाद शुक्र, उसके बाद बुध, उसके बाद चंद्रमा, मतलब मारक शुभ ग्रहों में जो गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा होते हैं उनमें गुरु सबसे ज़्यादा मारक होते हैं। उससे कम शुक्र, उससे कम बुध, उससे कम चंद्रमा, यानी कि गुरु वहाँ पे मारक का काम करेंगे। वृष लग्न की कुंडली के लिए अष्टमेश हैं, द्वितीय भाव में बैठे हैं। इस वजह से राहु, गुरु, शनि, मंगल, ये इस कुंडली के 4 ग्रह मारक ग्रह या परेशान करने वाले ग्रह होंगे, जहाँ व्यक्ति के स्वास्थ्य को, मतलब जब कभी भी इनकी दशा चलेगी तो हमें सावधान रहने की आवश्यकता होगी। उसके बाद अगर विचार करते हैं तो अष्टम भाव के बारे में मैंने बात की। 9वें स्थान के साथ साथ 10वें स्थान के स्वामी होते हैं शनिदेव, इस कुंडली के लिए राजयोग कारक ग्रह हैं। भाग्य भाव के स्वामी हैं, भाग्य भाव में बैठे हैं। सप्तम और 10वें भाव के स्वामी एक साथ भाग्य में बैठे हैं, ये अपने आप में एक अच्छा योग बनेगा। मतलब ये शनि और मंगल कई बार जातक को एक प्रैक्टिकल बिहेवियर देंगे, समझदार बनाएंगे और समाज से हटकर, लीक से हटकर कुछ आधुनिक, अत्याधुनिक प्रभावों से व्यक्ति को मजबूत बना देते हैं। हालांकि यहाँ पे शनि, राहु, मंगल, केतु का प्रभाव जो है वो एग्रेशन के साथ
पति और पत्नी के बीच सामंजस्य को दिखा रहे हैं। मतलब वहाँ पे एक एनर्जी भी है जो थोड़ी नकारात्मक प्रभाव लेकर के बैठी है, लेकिन फिर भी उसको वो बैलेंस भी कर रहे हैं। एक अच्छी एनर्जी और एक बुरी एनर्जी दोनों ही है वहाँ पे। अगर व्यक्ति समझदार है तो वो अच्छाई से उसका इस्तेमाल कर लेगा, अगर व्यक्ति का प्रभाव कमज़ोर है या वो अपने आप को समझदार कम समझ रहा है या समझदारी कम दिखा रहा है तो वो उसको वो गलत तरीके से पेश कर सकता है। मतलब दोनों ही स्थितियाँ भाग्य भाव में है। हालांकि यहाँ पे भाग्य का, पिता का, माता का, इन सब का सुख व्यक्ति को मिला हुआ है। दशम स्थान, और कहीं ना कहीं व्यक्ति का संबंध धर्म से सदैव रहता है। वो दिखा दिखा कर कहीं धर्म करता है पर वो करता जरूर है। दशम स्थान में जो शुक्र बैठे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि व्यक्ति सामाजिक है, इमोशनल है, व्यक्तित्व तो उसका स्पष्ट है, साफ है और थोड़ा जिद्दी है और अच्छे पद पे काम करने वाला है। एकादशवें भाव के साथ साथ 12वें भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति यहाँ जाकर के जन्म कुंडली में धन भाव में बैठे हैं, उच्चाभिलाषी हैं। धन कमाने के लिए व्यक्ति को थोड़ी बहुत मेहनत, वो आसानी से किसी के संपर्क में आता है, वो धन कमाने के लिए कहीं दूसरे जगह जाता है, वहाँ वो कई लोगों को पसंद आता है और फिर विवाह की स्थिति आगे बढ़ जाती है। यही बात है इस कुंडली में। नवांश चक्र में यहाँ के 12वें भाव के स्वामी लग्नेश बन रहे हैं, लग्न के स्वामी हैं, छठे भाव में बैठे हैं, मंगल और बुध का संबंध है। सप्तमेश जाकर के दशम स्थान में बैठे हैं। यहाँ पे व्यक्ति कारोबारी है, कारोबार करने वाला, धन कमाने वाला, धन को लेकर के एक केंद्रीय भूमिका में होता है। उसके इर्द गिर्द धन और प्रेम, ये दोनों ही चीज़ें काम करती हैं। संतान वगैरह का सुख भी आपकी कुंडली में सामान्यतः थोड़ा कम सा है, इस वजह से हमें संतान को लेकर के बहुत ही एकदम सकारात्मक रवैया रखना होगा। और यहाँ पे भी पंचम भाव के स्वामी 12वें जा रहे हैं, इस वजह से संतति को लेकर के जिम्मेदार रहें, अपने दाम्पत्य को लेकर के बहुत सटीक, सावधान, सजग रहें और किसी भी तरीके से ऐसी स्थिति देखने को ना मिले कि संतति दूर हो जाए या कई बार वो भटक जाए। यहाँ पे जो स्थिति बन रही है ये कई बार करियर का जो ओरिएंटेशन होता है वो मजबूत होता है। दशमांशा चक्र में केंद्र खाली है, इस वजह से कई बार व्यक्ति का करियर वाला क्षेत्र थोड़ा बहुत नुकसान में होता है, पर फिर भी व्यक्ति अपने करियर के साथ न्याय कर लेता है। क्योंकि यहाँ पे छठवें भाव में बुध स्वग्रही शनि गुरु के साथ बैठे हैं तो व्यक्ति अपने अनुभवों के बल पे करियर का लाभ प्राप्त कर लेगा। इतनी सारी चीज़ें हैं। अब आइए मैं आपको आपकी कुंडली में महत्वपूर्ण मूल बिंदु पे चर्चा कर देता हूँ। ये तो ग्रहों की बात थी। इस कुंडली में अभी वर्तमान में बुध की दशा चल रही है जो इस कुंडली के लिए धन और पंचम के स्वामी हैं। बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दूँ, अभी हमारा जो समय चल रहा है वो धन कमाना और परिवार को समय देने का चल रहा है। इसके अतिरिक्त हमें और कहीं भी विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत ज़्यादा हमें अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है और ना तो मैं आपको करूँगा। पता नहीं आप मेरी भाषा कितनी समझ रहे हैं, पर अभी जो समय चल रहा है वो नर्चर करने का है, प्रेम को, बच्चों को, संतान को, दाम्पत्य को समय देने का चल रहा है। अपने करियर पे भी थोड़ा बहुत टाइम दे सकते हैं और अभी ये समय 2040 तक चलेगा। वर्तमान समय में हमें जो समय दिखाई दे रहा है, इस दशा काल में हमें अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। कोई बड़ी लंबी बीमारी का खतरा इस कुंडली में नहीं है, पर सामान्यतया अगर हो सके तो हमें अपने पूर्वजों के नाम पे, जो हमारे पूर्वज हैं, जैसे जो प्रेडिसेसर हैं, हमारे पिताजी, पिताजी के पिताजी, दादाजी, प्रपितामह, पितामह आदि, इन लोगों के नाम पर हमें दान आवश्यक रूप से करना चाहिए प्रत्येक महीने। और साथ ही साथ उनके प्रति हमें प्रणाम करना चाहिए, उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। इसके साथ अगर हो सके तो विदेश रहना, बाहर रहकर काम करना, बाहर से ही धन कमाना और कई देशों की यात्राएं करना, ये सब भी अभी चल रहा है। हमें कोई भी निर्णय लेने से पहले 2040 के अगस्त तक ये दशा चलेगी। इस दशा काल तक हमें कोई भी जल्दबाजीपन में काम करने की आवश्यकता नहीं। हम थोड़ा शांत रहेंगे, धैर्य से सुनेंगे, समझेंगे। छोटी मोटी चोट चपेट की घटनाएं, पुस्तकालय, ग्रंथ अध्ययन, बच्चों को पढ़ाना, ट्रांसपोर्ट का काम, बैंकिंग, फिनांस, शेयर बाजार से जोड़ करके भी काम किया जा सकता है। बात यहाँ तक है कि क्या इस कुंडली के नाम पर निवेश किया जा सकता है, तो निश्चित रूप से इस कुंडली के नाम पर निवेश किया जा सकता है। इस कुंडली की समस्त इच्छाओं की पूर्ति एकादशवें भाव के सूर्यदेव कर रहे हैं। सामान्यतः उसके बाद जो 2040 के बाद दशा आएगी वो व्यक्ति को थोड़ा बहुत मानसिक रूप से परेशान करेगी और हो सकता है कि उस समय व्यक्ति के कारोबार में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो। वैसे इस कुंडली का जो करियर वाला क्षेत्र है वो आपसे मेहनत करवाने की इच्छा रख रहा है। केंद्र में कोई भी ग्रह नहीं है, इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति को अपने करियर पे फोकस बढ़ाने की आवश्यकता है। प्राइवेट नौकरी के भी योग अभी चल रहे हैं, मन करे तो आप प्राइवेट नौकरी कर सकते हैं। बाकी यश, मान, पद, प्रतिष्ठा व्यक्ति अपने करियर के लिए और करियर के कारण
समाज में जाना जाता है, उसकी प्रभुता कमज़ोर नहीं होती, उसकी जो क्रिएटिविटी है, उसकी जो आत्मविश्वास की स्थिति है वो बहुत ही अच्छी बनी हुई है। सामान्यतया आपको अभी मेहनत करने की आवश्यकता है और फुल फोकस के साथ अपने करियर और परिवार पे, बस यही दोनों चीज़ें हैं। बाकी इधर उधर सामाजिकता पे, दूसरों के लिए या किसी के दूसरे के झगड़े में, किसी दूसरे के परिवार के लिए, या बहुत ज़्यादा अपना काम त्याग करके किसी दूसरे के पीछे घूमना, ये सब अभी नहीं करना चाहिए। अपने एनर्जी का अभी हमें सही इस्तेमाल करना है। 2040 तक ऐसी ही दशा चल रही है। इसके साथ साथ इस कुंडली में कोई भी शुभ कार्य करना होगा, आप शनिवार, रविवार और शुक्रवार को कर सकते हैं। अभी वर्तमान में जो दशा चल रही है उसके आधार पर आप चाहें तो बुध का रत्न आप एक पन्ना धारण कर सकते हैं दाहिने हाथ की छोटी उंगली में, सोने में 5.25 रत्ती का। बात करते हैं कि अगर इस कुंडली का दाम्पत्य देखता हूं तो दाम्पत्य बहुत अच्छा है। थोड़े बहुत घर्षण होते रहेंगे पर सामान्यतया बहुत अच्छा व्यवहार है इस कुंडली का। अंक मैंने बताया 2 और 3 अंक इसके लिए अच्छे रहेंगे। इतनी सारी चीज़ें हैं। बाकी दशाओं के क्रम में अगर मैं बात करता हूं तो होरा चक्र के आधार पर बुध की दशा बहुत अच्छी जाएगी, केतु की दशा में मानसिक तनाव बढ़ेगा। इतनी सी चीज़ें मैं बता रहा हूं। बाकी इस कुंडली में भवन, भूमि, वाहन और संतान के मामले में तो संतति का सुख इस कुंडली को 100% है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। इस कुंडली के आधार पर सूर्य और शुक्र का प्रभाव भी ठीक देख रहा हूँ। ये कुंडली आत्मविश्वास से युक्त है। स्थिरता से धीरे धीरे सारी चीज़ें इस कुंडली को प्राप्त होंगी और ये कुंडली जहाँ भी काम करेगी अच्छे पद पे ही काम करेगी। ये कुंडली दान करेगी, पूजा करेगी, पाठ करेगी, मंत्र जप आदि इन सभी विषयों में भी व्यक्ति की नेचर को मैं जाते हुए देख रहा हूँ। इतनी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। बहुत सारी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। अगर कुछ होगा तो आप मुझे फ़ोन पर बात कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।